जैसे ही डायन गंडासा ऊपर उठाती है कि तभी गुफा के बाहर शोर मचता है। अर्जुन के माता पिता और गांव वाले मशाले लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सामने का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीरा को उल्टा लटका देख अर्जुन के पिता का खून खौल उठता है। मथुरापुर गांव जितना देखने में सुंदर था, उतने ही उस गांव के लोग अच्छे थे। गांव बहुत बड़ा था और गांव का हर एक निवासी ग्वाला था। हर घर में लोगों ने गायें पाल रखी थी। यूं मानो तो सबके घर का गुजारा गायों पर ही निर्भर करता था। किसी किसी के घर में तो 20-20 गायें थी। गायों से सुबह शाम का दूध निकालकर ये लोग अच्छे भाव में शहर बेचने जाते थे और इसी से उनका घर चलता था। पर अब इस गांव और उनकी गायों को जैसे किसी की नजर लग गई थी। गांव वालों की नींद उड़ चुकी थी। सब बहुत ज्यादा सहमे हुए थे क्योंकि अब तक गांव की 100 गर्भवती गायें गायब हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई चोर कर रहा है या फिर कोई अदृश्य शक्ति। जिस रात गर्भवती गाय गायब होती थी, उसके अगले दिन सूरज निकलते ही गांव के बाहर जंगल की तरफ उस गाय का सिर्फ कंकाल मिलता था। सबसे अजीब बात ये थी कि वह शिकार करने वाली बला किसी एक घर को निशाना नहीं बनाती थी, बल्कि पूरे गांव में जहां भी कोई गर्भवती गाय होती, वो उसी को उठा ले जाती। इस डर से अब गांव वाले रात रात भर अपनी अपनी गौशालाओं में बैठे लाठी और मशाल लेकर पहरा देने लगे थे। इसी गांव में 10 साल का छोटा अर्जुन रहता था। अर्जुन के घर भी एक बहुत ही सुंदर गाय थी जिसका नाम मीरा था। मीरा 9 महीने की गर्भवती थी और अर्जुन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। मीरा, तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब अर्जुन के माता पिता को भी हर पल डर सताता रहता था कि कहीं अगली बारी मीरा की तो ना हो। इसलिए वो तीनों मिलकर रात भर जागते और मीरा का पहरा देते थे। वहीं दूसरी तरफ जंगल की गहरी गुफा में भयानक डायन बैठी थी जो अपनी लंबी लंबी उंगलियों को चबा रही थी। बहुत दिन हो गए पर मुझे कोई नया शिकार नहीं मिला। ये गांव वाले बहुत होशियारी दिखा रहे हैं। असल में यही वो डायन थी जो गांव वालों की गर्भवती गायों का शिकार कर रही थी। उस डायन को लगता था कि वो 101 गर्भवती गायों का शिकार करके उनका खून पीकर उनके पेट में पल रहे बच्चे का नरम मांस खाकर अमर हो जाएगी। वो डायन 100 गायों का शिकार कर चुकी थी और वही बेचारी गांव वालों को पता तक नहीं था कि उनकी गायों का शिकार कौन कर रहा है। भाइयों, हम लोग सिर्फ पहरा ही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पता नहीं लगा पाए कि हमारी 100 गर्भवती गायों का आखिर शिकार किसने किया। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। पर मुझे तो अब अपनी मीरा के लिए डर सता रहा है। मेरी मीरा भी गर्भवती है, कहीं उस बला की नजर अब मेरी मीरा पर न पड़ जाए। एक तरफ गांव वाले अपनी 100 गाय को खो चुके थे और बाकी की बची गायों के लिए उन्हें चिंता सता रही थी। दूसरी तरफ डायन को बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए अब वो गुस्से में आ गई थी। हाय मेरी किस्मत, इन गांव वालों को क्या हो गया है? रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हैं। 10 दिन हो गए, कोई नरम मांस नसीब नहीं हुआ। ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी अमर नहीं हो पाऊंगी। मुझे तो अब बस एक सिर्फ 9 महीने की गर्भवती चाहिए। उसका खून पीते ही मेरी शक्तियाँ आसमान छूने लगेगी और मैं अमर हो जाऊंगी। पर ये गाँव वाले ऐसे ही पहरा देंगे तो मैं गाय कैसे ला पाऊंगी? ठीक है, अगर तुम लोग रात को जागोगे तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं दिन में आऊंगी। देखती हूँ अब कौन रोकता है मुझे। अगले दिन दोपहर का समय था। गांव के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। अर्जुन भी वहीं था। तभी वहां एक बहुत ही बूढ़ी औरत आती है। उसने काली साड़ी पहन रखी थी, कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। ओ बच्चा,
थोड़ा पानी पिला दो रे, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, गला सूख के कांटा हो रहा है, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, ठीक से चल भी नहीं पा रही, कब से पानी की तलाश में हूँ, पर वो बूढ़ी और कमजोर टांगे मुझे पानी तक नहीं ले जा पा रही है। अर्जुन बहुत दयालु और साफ दिल का बच्चा था। उसने कहा, काकी आप चिंता ना करो, आपको प्यास लगी है ना, मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पानी भी पिलाऊंगा। भोले अर्जुन को क्या पता था कि जिस बुढ़िया को वो पानी पिलाने अपने घर लेकर जा रहा है वो असल में एक डायन है। घर पहुंचकर अर्जुन ने बुढ़िया से कहा, काकी आप यहीं आंगन में इस चारपाई पर बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए अंदर से पानी लेकर आता हूँ। बुढ़िया चारपाई में बैठ गई। वहीं आंगन में मीरा गाय भी बंधी थी। मीरा को देखकर डायन की जीभ लपलपाने लगी। वहीं मीरा ने जब बुढ़िया की ओर देखा तो वो जोर जोर से रंभाने लगी, मानो जैसे वो बुढ़िया के भेष में डायन को पहचान गई हो। अरे ये गाय तो मुझे देखकर रंभाने लगी, कहीं ये मेरा काम न खराब कर दे। अरे मीरा, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से रोने क्यों लगी? भूख लगी है क्या? अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दे, फिर मैं भी चलूं। हाँ काकी, अभी लाया। मीरा 1 मिनट रुक, मैं काकी को पानी दे आऊं, फिर तुझे खाने को कुछ देता हूँ। लेकिन मीरा और जोर जोर से रंभाने लगी। अर्जुन जैसे ही पानी लेने अंदर गया तभी डायन ने अपनी जादुई पोटली से काला धुआं निकाला और मीरा को गायब करके ले गई। जब अर्जुन बाहर आया तो वहाँ ना तो बुढ़िया थी और ना ही उसकी मीरा। अर्जुन बहुत जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। उसका रोना सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी गाय का भी कोई शिकार करके ले गया। धीरज रखो भाई, अब क्या कर सकते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। कैसे धीरज रखो, तुम लोगों के पास अपने गुजारे के लिए और भी गाय है, मेरे पास तो बस एक मेरी मीरा ही थी। बात तो बहुत परेशानी वाली है, पर समझ नहीं आता उस शिकारी का पता कैसे लगाए। सारी गलती मेरी है। तुम खुद को दोष ना दो बेटा, हमारी ही किस्मत खराब है। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी गलती है। मुझे उस बूढ़ी काकी पे यकीन करके उसे पानी पिलाने घर नहीं लाना चाहिए था। मीरा भी उसे देखकर जोर जोर से रंभा रही थी। मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वही कोई जादू करके मीरा को उठा ले गई है। ये सुनकर सब गांव वाले दंग रह जाते हैं। फिर सब बच्चों से पूछने पर पता चला कि वो जंगल की तरफ से आई थी। चलो, कम से कम बच्चों की वजह से पता तो चल गया कि गायों का शिकार करने वाली कोई डायन है। सब गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि वो रात होने का इंतजार करेंगे और फिर सब मिलकर उस डायन को खत्म करेंगे और मीरा को वापस ले आएंगे। नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, कहीं वो डायन मेरी मीरा को खा ना जाए। मैं आ रहा हूँ मीरा, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन मीरा की तलाश में जंगल चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन की माँ रोती हुई घर के बाहर आती है। बहुत देर से मुझे अर्जुन नहीं दिख रहा, कहीं मेरा अर्जुन मीरा की तलाश में जंगल तो नहीं चला गया। हे भगवान, कोई अनहोनी हो जाए, इससे पहले हमें जंगल पहुंचना होगा। सब गांव वाले हाथ में मशाल लेकर गांव में उस गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां डायन अपने असली और खौफनाक रूप में आ चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारों जैसी लाल थी और दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए थे। उसने गुफा के बीच में एक बड़ी सी आग जलाकर रखी थी और ठीक उस आग के ऊपर बेचारी मीरा को रस्सियों से उल्टा लटका रखा था। मीरा डर के मारे कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डायन अपने हाथ में एक जंग लगा हुआ भारी गंडासा लिए हुए थी, जिसकी धार बहुत तेज थी। वो पागलों की तरह आग के चारों ओर घूम रही थी और अजीबोगरीब मंत्र बड़बड़ा रही थी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे रक्ता देहि मास देहि।
इसको जी पलौर, जैसे इस गंडासे से मैं इसकी गर्दन काटूंगी और इसका गर्म खून पीकर इसके पेट में से बच्चे को नरम मांस खाऊंगी, फिर मैं अमर हो जाऊंगी। मेरी शक्तियां आसमान छूने लगेंगी, कोई मुझे नहीं मार पाएगा कि मेरी 101 के भी और आखिरी शिकार है। जैसे ही डायन गंडासा ऊपर उठाती है कि तभी गुफा के बाहर शोर मचता है। अर्जुन के माता पिता और गांव वाले मशाले लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सामने का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीरा को उल्टा लटका देख अर्जुन के पिता का खून खौल उठता है। रुक जा डायन, खबरदार जो मेरी मीरा को हाथ भी लगाया, छोड़ दे उसे। और इंसानो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे काम में बाधा डालो। आज तो मेरी वर्षों की तपस्या पूरी होने वाली है। आज अमावस्या की रात है। अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम सबको जिंदा जलाकर रख दूंगी। डायन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसे पता था कि अमावस्या का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। इन गाँव वालों को मैं बाद में देख लूंगी। पहले इस गाय की बलि चढ़ा दूं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा और मैं अमर नहीं हो पाऊंगी। डायन फिर से मीरा की तरफ मुड़ी और उसने अपना भारी गंडासा हवा में उठाया। गांव वाले डर के मारे सहम गए। उन्हें लगा अब अनर्थ हो जाएगा, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि अर्जुन, जो बहुत ही चालाक और समझदार था, अपनी मीरा को बचाने के लिए गांव वालों के आने से पहले ही गुफा में घुस चुका था और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। वो सब कुछ देख रहा था। दादी माँ कहती थी कि डायनों की सारी काली शक्तियाँ उनकी लंबी चोटी में होती है। अगर उनकी चोटी कट जाए तो वो लाचार हो जाती है। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि ये मेरी मीरा को मार डाले। अर्जुन ने पास में पड़ा एक धारदार पत्थर उठाया। जैसे ही डायन ने मीरा की गर्दन पर वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया और उसका पूरा ध्यान गाय पर था, अर्जुन बिल्ली जैसे फुर्ती से दबे पांव डायन के ठीक पीछे पहुंच गया। जय बजरंग बली। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर उस धारदार पत्थर से डायन की लंबी काली चोटी को जड़ से काट दिया। मेरी चोटी नहीं, नहीं, मेरी शक्तियाँ। चोटी काटते ही डायन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। उसके हाथ से गंडासा भी छूट गया। वो तड़पने लगी। अर्जुन ने तुरंत वो कटी हुई चोटी उठाई और पीछे खड़े गांव वालों की तरफ दौड़ा। काका, ये लो इसकी चोटी, इसे मशाल से जला दो, इसकी जान इसी में बसी है। शाबाश बेटे। गांव वालों ने तुरंत अपनी जलती हुई मशाल उस चोटी पर रख दी। बालों में आग लगते ही डायन पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। मुझे मत मारो, आग, आग! देखते ही देखते डायन का शरीर काला पड़ने लगा और वो आग की लपटों के साथ जलकर राख हो गई। डायन के मरते ही गुफा के वो भयानक लाल रोशनी खत्म हो गई। तब जाकर गांव वालों ने चैन की सांस ली। उन्होंने जल्दी से जाकर मीरा को नीचे उतारा और उसे रस्सियों से आजाद किया। बेटा अर्जुन, आज तुमने कमाल कर दिया। तुम मेरे बहुत बहादुर बच्चे हो। तुम्हारी समझदारी की वजह से आज न सिर्फ हमारी मीरा बची है, बल्कि पूरे गांव को इस डायन से मुक्ति मिल गई। हमारी आने वाली गाय भी अब सुरक्षित रहेंगी। हाँ अर्जुन, तुम हमारे गांव के असली हीरो हो। फिर सब खुशी खुशी गांव वापस लौटे। अर्जुन मीरा को लेकर अपने घर के आंगन में आया। मीरा अब सुरक्षित थी। अर्जुन ने प्यार से मीरा के गले में बाहें डाल दी। देखा मीरा, मैंने वादा किया था ना कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा ने भी अपने सिर से अर्जुन को प्यार किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से मथुरापुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अब ग्वालों को रात में पहरा देने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी गायों को खुले मैदानों में चरने के लिए छोड़ने लगे और अब सब निडर होकर रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर दीजिएगा।
अरे, ये इतनी रात को कुएं के पास कौन रो रहा है? कहीं कोई भूत पिशाचनी तो नहीं है? कौन हो तुम, और इस कुएं में देखकर क्यों रो रही हो? रूप के इतना पूछते ही वो रूप की ओर घूमकर देखती है, और जब रूप उस सुंदर कन्या की सुंदरता को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जिसे वो पिशाचिनी समझ रहा था वो एक अद्भुत सुंदर कन्या थी। मैं इस कुएं के अंदर देखकर इसलिए रो रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरी एक पोटली गिर गई है, और उस पोटली में मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी, कुछ गहने हैं। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। माँ ने गहनों की पोटली देते हुए मुझे कहा था कि मैं इसे हमेशा संभाल के अपने पास रखूं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हारे गहनों वाली पोटली इस कुएं में गिरी कैसे? वो मैं दूर के गांव से हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब छोड़ छाड़ के मैं शहर में जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरे हाथ में पोटली देखकर कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। गहनों को बचाने के लिए मैंने पोटली को कुएं के अंदर फेंक दिया और खुद झाड़ियों के पीछे छिप गई। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि पोटली को बाहर कैसे निकालूं। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पोटली ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है और कुआं भी बहुत गहरा है, इसलिए इस समय पोटली तलाशना अभी संभव नहीं है। शायद तुम नहीं जानती, ये गांव चोरों चक्कों और शराबियों से भरा हुआ है। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ अकेले देख लिया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रूप की बातें सुनकर मेनका कुछ सोच में पड़ जाती है। ना जाने क्यों सारी दुनिया में ये इंसान मुझे भरोसे लायक लग रहा है। ऐसा करती हूँ, इसके साथ इसके घर चली जाती हूँ और फिर ये मेरी मदद भी करेगा पोटली ढूंढने में। जब मेनका रूप के साथ उसके घर जाती है तो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा खुशी से आता है और रूप की टांगों से आकर लिपट जाता है। रूप उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है और इसका नाम लड्डू है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। लड्डू के पैदा होते ही वो इस दुनिया से चली गई थी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। अरे पुरानी बातों को छोड़ो, तुम भोजन कर लो और पास के कमरे में सो जाना। मैं और लड्डू यहाँ चटाई बिछा के सो जाएंगे। रूप को अपने हाथों से लड्डू को भोजन खिलाता देख मेनका भावुक हो जाती है। पहली बार बाप बेटे का इतना प्यार देखकर वो बहुत खुश थी और अपना भोजन छोड़कर रूप के पास आकर कहती है, तुम बुरा न मानो तो आज तुम्हारे बेटे को मैं अपने हाथों से खाना खिला दूं? अरे नहीं, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब मैं कर लूंगा। खिलाने दो ना, मुझे अच्छा लगेगा। मेनका के इतना कहने पर रूप मान जाता है। फिर मेनका लड्डू को प्यार से निहारती हुई अपने हाथों से खाना खिलाती है। थोड़ी देर बाद मेनका रूप से कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया है सुबह होते ही तुम सबसे पहले मुझे मेरी पोटली ढूंढ कर दोगे। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं अपने वादे का पूरा पक्का हूँ। जब सुबह होती है तो रूप सबसे पहले कुएं के पास मेनका की पोटली ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है, हे राम, ये कुआं तो बहुत गहरा है, इसमें तो कुछ भी ढूंढना मुश्किल है। बहुत कोशिश करने के बाद भी रूप पोटली नहीं ढूंढ पाता और खाली हाथ घर पर आ जाता है। क्या तुम्हें मेरी पोटली मिली? नहीं मेनका, मुझे तुम्हारी पोटली नहीं मिली क्योंकि कुआं बहुत ज्यादा गहरा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें तुम्हारी पोटली जरूर ढूंढ के दूंगा। अभी मुझे ट्यूशन सेंटर जाने में देर हो रही है, अब शाम को मिलता हूँ। ठीक है। अब हाँ मेनका, मैं तो भूल ही गया, तुम जब तक यहाँ रहना चाहती हो बिल्कुल आराम से रह सकती हो, अपना घर समझकर। अभी मैं लड्डू को उसकी नानी के पास छोड़कर जा रहा हूँ और शाम को ही उसे घर लेकर आऊंगा। लेकिन क्यों? जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारे लड्डू का पूरा ख्याल रखूंगी। अगर तुम्हें भरोसा हो तो तुम मेरे भरोसे लड्डू को छोड़कर जा सकते हो और उसके लिए करने में मुझे अच्छा लगेगा। अरे जब तुम मुझ पर इतना भरोसा कर सकती हो तो क्या मैं तुम पर इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकता? रूप लड्डू को मेनका के भरोसे घर पर छोड़कर चला जाता है। उधर मेनका लड्डू को एक माँ की तरह प्यार देती है। उसका हर वो काम करने लगती है जो एक माँ करती है। उसको नहलाना, धुलाना, सुलाना, खाना खिलाना सब करती है
और इस काम को करने में उसे बहुत खुशी और सुकून मिल रहा था। जब शाम को रूप आकर देखता है कि मेनका तो लड्डू पर एक माँ की तरह प्यार और दुलार लुटा रही है, तो उसके मन को जैसे सुकून मिलता है। अरे तुम आ गए, देखो तो लड्डू मेरे साथ कितना खुश है। और तुम जानते हो उसने मुझे आज क्या कह के पुकारा? उसने मुझे माँ कह के पुकारा। मेरे लड्डू को पहली बार माँ का प्यार जो मिला है, तभी तो इतना खुश है वो। लेकिन क्या फायदा, जब तुम्हारी पोटली मिल जाएगी तो तुम चली जाओगी। तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अब मेनका रूप के लिए हर वो काम करने लगी थी जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है, और लड्डू के लिए वो एक माँ का फर्ज निभा रही थी। वो भूल चुकी थी कि जब उसकी पोटली मिलेगी तो उसे वहाँ से जाना होगा। दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे। अब तो रूप भी नहीं चाहता था कि मेनका वापस जाए। मेनका, मैं आज भी तुम्हारी पोटली ढूंढने में नाकामयाब रहा। कोई बात नहीं रूप, तुम ही तो कहते हो ना कि आज नहीं तो कल एक न एक दिन तो मिल ही जाएगी। दरअसल मेनका भी नहीं चाहती थी कि पोटली मिले और उसे यहाँ से जाना पड़े। फिर एक दिन की बात है, मेनका घड़ा लेकर गांव के चौराहे से पानी भरने जाती है। सभी गांव वाले भी वहीं पर पानी भरने आते थे। जब मेनका के पानी भरने की बारी आती है तो पानी में उसकी शक्ल एकदम से बदलकर मछली जैसी हो जाती है। ये देख सारे गांव वाले घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हे राम, ये क्या? ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये जरूर कोई भूत पिशाचिनी है। हाँ, तुम सही कहती हो, मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पर रूप है कि उसने इस पर इतना भरोसा करके अपने बच्चे के साथ घर में रखा है। इससे पूछा तक नहीं कि किस देश से आई है। ये जरूर कोई पिशाचिनी होगी। भागो, सारे भागो यहाँ से। अरे सुनो तो, ऐसा कुछ नहीं है। मेनका का पानी में मछली रूप देखकर सारे गांव की औरतें घबराकर अपना अपना घड़ा वहीं छोड़कर भाग जाती हैं। वहीं मेनका भी घबराती हुई घर लौट आती है। हे भगवान, कहीं इन लोगों को शक तो नहीं हो गया कि मैं एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जल परी हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे रूप को पहले ही अपने जल परी होने के बारे में सच बता देना चाहिए था, और ये भी बता देना चाहिए था कि मेरी पोटली में कोई गहने नहीं बल्कि उसमें मेरी समुद्र मणि है। रात को जब रूप घर आता है तब मेनका उसे सच बताने ही वाली थी कि उसी समय सब गांव वाले इकट्ठा होकर रूप के घर आ पहुंचते हैं। रूप, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रूप, तुम इस लड़की की कोई बात मत सुनना। जानते भी हो ये कौन है? रूप बदलने वाली पिशाचिनी है ये। आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। पानी में इसका रूप बदलते हुए देखा है मैंने। इससे पहले गांव में कोई अनहोनी हो जाए, इसे अभी के अभी अपने घर से बाहर निकालो। हाँ रूप, ऐसी पिशाचनी हमारे गांव में नहीं रहनी चाहिए, और ये पिशाचनी तुम्हारे बच्चे के लिए भी खतरा बन सकती है। नहीं, ये सच नहीं है। मैं पिशाचिनी नहीं हूँ। मैं तुम्हें सच बताती हूँ रूप। चुप कर लड़की, ना जाने क्या जादू कर रखा है मेरे दामाद पर इसने। रूप बेटा, इस पिशाचिनी से मेरे लड्डू को खतरा है। चुप करिए माँ जी आप, वो कोई पिशाचनी नहीं है। और आप सब होते कौन है मेरे घर के बारे में बोलने वाले? मुझे अपनी और अपने बेटे की अच्छाई और भलाई का पूरा ज्ञान है। मैं सब जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। मेनका को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसने मेरे बेटे को माँ बनकर प्यार दिया है और बहुत अच्छे से उसने मेरा घर संभाला है। मेरे लिए जितना उसने किया है ना, शायद ही कोई कर सकता है। जब मेनका देखती है कि रूप उस पर इतना विश्वास कर रहा है और उसे सम्मान दे रहा है, यहाँ तक कि सारी दुनिया से वो उसके लिए लड़ रहा है, तब रूप के लिए मेनका के मन में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मैं मेनका से प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन मैं सच को भी झुटला नहीं सकता। एक दिन जब पोटली मिल जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। इससे पहले कि मेनका मेरी लत बन जाए और लड्डू भी उसके बिना ना रह पाए, मुझे मेनका की पोटली ढूंढ के लानी होगी। रूप आधी रात को ही कुएं के पास जाता है और कुएं में कूदकर मेनका की पोटली ढूंढ के निकाल लेता है। कुएं से बाहर आते ही पोटली उसके हाथ से गिर जाती है और वो देखता है कि पोटली में कोई गहने नहीं है बल्कि एक मणि जैसी चीज निकलती है। ये क्या? इसकी चमक देखकर लग रहा है ये तो कोई मणि जैसी चीज है और बहुत शक्तिशाली भी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ
मेनका ने भी अब ठान लिया था कि वो रूप से कुछ भी नहीं छुपाएगी, उसे अपने बारे में सब सच बता देगी। सुबह जब रूप घर आता है, रूप तुम रात भर कहाँ थे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी और तुम्हें ये पोटली मिल गई? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पोटली में तुम्हारी मरी हुई माँ द्वारा दिए गए गहने हैं? रूप, मैं तुमसे ये बात कब से कहना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं कहना चाहती थी कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक जल परी हूँ, और इस पोटली में कोई गहने नहीं है, बल्कि इसमें समुद्र मणि है, और लाखों करोड़ों में मुझे इस समुद्र मणि की रक्षक चुना गया है। लेकिन जब इस समुद्र मणि के बारे में समुद्री राक्षस को पता चला, तो वो इसे हासिल करने के लिए मेरे पीछे पड़ गया। मणि को बचाने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आ गई। समुद्री राक्षस से भागते भागते इस गांव में पहुंची। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि समुद्री राक्षस ने अपने दूत भेजे हैं, तो मणि को कुएं में फेंकने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि पृथ्वी लोक पर तो मेरी शक्ति ही काम नहीं करती, और मणि के बिना तो मैं अधूरी हूँ। तुमने उसी समय मुझे सच क्यों नहीं बताया? सच जानकर कहीं तुम घबरा न जाओ और मेरी मदद करने से इनकार न कर दो, इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन यकीन मानो रूप, भले ही मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन इंसानी दुनिया और तुम्हारे साथ रहते रहते मैं पूरी इंसान बन गई हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार और लड्डू के लिए माँ की ममता ही ममता है। वादे के मुताबिक मैंने तुम्हें तुम्हारी पोटली ढूंढ के दे दी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर है। रूप, मेरे लिए अब तुमसे और लड्डू से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों के बिना नहीं जी सकती। मैं इस समुद्री मणि को जिम्मेदार हाथों में सौंपकर और अपने मछली रूप को त्याग कर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए अपने लड्डू को माँ का प्यार देना चाहती हूँ। सच में इनका तुम सच कह रही हो? तुम मेरे लिए सब त्याग दोगी? हाँ रूप, सब कुछ त्याग दूंगी। मेनका समुद्री मणि और अपने मछली रूप को त्याग देती है और रूप के पास वापस लौटकर उससे विवाह कर लेती है। रूप भी मेनका को पाकर बहुत खुश था, और मेनका बिन माँ के बच्चे लड्डू को माँ का प्यार देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।